गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ले लिया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश कोर के सारे विषयों की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं अपलोड कर दिया हूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे जा कर के सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया। तो बताना है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर ओन हमबोल्ट। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय है जो कालिक संश्लेषण करता है। तो आपको बताना है कि कालिक संश्लेषण कौन से विषय में कहा गया है या बताया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इतिहास। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य की औसतम दूरी कितनी होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसतम दूरी है ना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14,95,98,000। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक है। आपको बताना है सहायक नहीं है। सहायक है नहीं पूछा गया है, पूछा गया है सहायक नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका विभेदन, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की जो खान है वो कितनी गहरी है ये बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है वो आपका 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पे है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सबसे मुख्य जो कारण है वो है पृथ्वी के घूर्णन का कारण। इसका जो मुख्य कारण होगा वो क्या होगा, वो कारण होगा वो जो मुख्य रीजन है वो रीजन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ऐसा होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो स्थल मंडल की जो मोटाई है या जो गहराई बोलते हैं वो है आपका 200 किलोमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो दोस्तों, भूगर्भ में ध्वनि के समान चलने वाली जो तरंग होती है वो तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो आप इसे याद रखिए, प्राथमिक तरंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रिक्टर स्केल से हमेशा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भूकंप को किस में मापते हैं, तो इसका जवाब आप भूकंप रिक्टर स्केल नहीं दे सकते हैं। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। सिस्मोग्राफी होता है, आप इसको याद रखिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिए,
सीस्मोग्राफ होता है। आप इसको भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखें। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर 1912, ये जो लिखा गया है 1912 की बात किया गया है, तो 1912 में जो प्रस्तुत किया था वो क्या था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है। दोस्तों टीलाइट किस प्रकार की चट्टान है ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए टीलाइट जो है ना वो एक अवसादी चट्टान है। ये क्या है? एक अवसादी चट्टान है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हैरी हेस, इसका ये राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पोलर फ्लेइंग बल जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है। आप याद रखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोलर फ्लेइंग बल किससे संबंधित है। तो दो ऑप्शन आपको हमेशा फंसाएगा कि पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा पृथ्वी का घूर्णन, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया जो होता है ना, ये जो अनुक्रमिक प्रक्रिया लिखा है वो पटल विरूपण होगा, या आप इसे याद रखें पटल विरूपण, यही ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किन प्रदेश में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो दोस्तों जो चूना पत्थर प्रदेश होता है ना, चूना पत्थर प्रदेश जो होता है यही जो है इसमें रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की तुलना से जो लिखा गया है कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया की तुलना से अधिक शक्तिशाली होती है, तो ये चूना पत्थर प्रदेश वाले क्षेत्रों में ही ये अधिकतर होती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नग्न हो जाती है? नग्न कहने का मतलब है ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए, पर नहीं है तो आप अच्छी तरह से मेरी वीडियो को देखें। मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करवा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है, 120 किलोमीटर के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ना एकदम ख़त्म से हो जाती है, मतलब शून्य सा हो जाती है। इसी को नग्न कहा गया है, शून्य कहा जा सकता है क्वेश्चन में, है ना। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को और ध्यान से आप पढ़ें, याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती है वो आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। अब थोड़ा सा याद रखें कि आपको ये भी पूछा जाता है कि ये 21 जून लिखा है ना, 21 जून की दोपहर है ना, 21 जून की दोपहर यदि बोला जाए तो थोड़ा सा इसको नीचे में लाइन कर देता हूँ, ठीक है। 21 जून, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ किस दिन, यानी कि डेट पूछा जाएगा कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जो गर्मी का समय होता है वो आपका जो होता है वो जून की महीना होता है। तो 21 जून जो होता है ना, इसमें उत्तरी अक्षांश पर यानी 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी हुई है। आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए, है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना, यहाँ पे जो है एकदम 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक याद रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 18 है, अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि
कि उष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र, तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उष्णीय कटिबंधीय ये है ना, उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 30 डिग्री जो है, ये 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में पहले टिक कर दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका, ये ऑप्शन नंबर बी आपका 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो आप इसे याद रखें, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायुदाब कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों समुद्र तल पर जो वायुदाब होती है ना, वो आपका होता है, वो जो होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट आंसर होगा 1013.25, यानी कि 1013 बोल सकते हैं आप इसको, है ना, 0.25 मिलीबार होती है। तो दोस्तों आप इसे भी याद कर लें बहुत बढ़िया तरह से। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है उष्ण, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल सही जा रहा हूँ। उष्ण कटिबंध चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंध चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको कभी कभी ये दूसरे देशों का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्ण कटिबंध जो चक्रवात होती है, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं तूफान बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे बढ़िया तरह से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया गया है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सारा आपका बादल का ही है, ठीक है, लेकिन आपको क्रम वाइज पूछा गया है ना कि सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो बादल होगा, जैसे कि आपको पूछा गया है ऊंचा बादल, है ना, तो सबसे ऊंचा बादल जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षाधु मेघ, ये आपका सबसे ऊंचा बादल है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितनी होती या कितना होता है ना, या कितना है? तो पृथ्वी के धरातल पर, है ना, धरातल के निकट पूछा गया, ध्यान से देखिए, धरातल के निकट, है ना, और औसत वार्षिक एवरेज पूछा गया आपसे। तो एवरेज का कहने का मतलब है कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, लेकिन एवरेज क्या है? तो एवरेज आपका 16 डिग्री है, 16 डिग्री सेल्सियस रहता ही रहता है, ठीक है। कभी क्योंकि ठंडा का मौसम में कहीं ठंडा हो गया तो टेम्परेचर घट भी जाता है, कहीं ज़्यादा भी रहता है। तो इस देखा जाए तो एवरेज के माध्यम से आपका 16 डिग्री टेम्परेचर रहता ही है। वायु का औसत वार्षिक, सॉरी दोस्तों, हाँ, तापमान, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कह रहा है जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कोपेन की पद्धति को व्यक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों इसके लिए अनुभाविक जो पद्धति है, इस पद्धति को अपनाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? दोस्तों खुले महासागर की लवणता आप लोग को शायद समझ में नहीं आता है, तो आप मैं बता दूं, ये होता है नमकीन, आप समझ सकते हैं इसे, नमकीन को बोलते हैं ना, यानी कि नमक वाले, खारे पानी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो खारे पानी जो होती है, यानी कि जो लवणता होती है, वो होता है खुले महासागर में 33 से 37 लगभग ये होती है। आपके एग्जाम में यदि सिंगल डिजिट में होगा तो आपका 37% रहेगा, ये 100% है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो दोस्तों इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को शायद पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी जो महासागर है वो प्रशांत महासागर मैं कह रहा हूँ, लेकिन अंटार्कटिक महासागर में मैंने लगा दिया। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रशांत सागर, जो बड़ा में है, लेकिन आपसे पूछा गया है छोटा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा
ये आंसर। ठीक है, आप दोनों टिक ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे गहरी और बड़ा महासागर में आता है, जबकि आर्कटिक महासागर जो है एक बर्फीली महासागर है। और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मनुष्यों का निवास नहीं है लगभग, है ना। पेंगुइन नाम का जो पक्षी माना जाता है उसको, तो वो जाति वहाँ एक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ जीवन यापन करना संभव नहीं है। तो इसलिए आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, तो आप इसे याद रखें अच्छा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो फंडी की खाड़ी दोस्तों, जैसे कि द्वीप समूह बोलता है बहुत सारा, है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी यदि द्वीप कहा जाए तो ग्रीनलैंड द्वीप है। उसी तरह फंडी की खाड़ी जो है वो पूछ रहा है कि कहाँ है। फंडी की खाड़ी जो है वो कहाँ है? तो मैं बता दूं कि फंडी की खाड़ी जो है आपका वो है कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो आप ग्रीनलैंड पे जाएं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि फंडी की खाड़ी, है ना, आपको पूछा गया है फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो बताना है कनाडा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी पर अपसोर की घटना कब होती है। दोस्तों ये मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये एक साल छोड़ के प्रत्येक एग्जाम में देता है, प्रत्येक ईयरली एग्जाम जो होता है उसमें देता ही देता है। अब ये क्वेश्चन कैसे देता है, पृथ्वी पर अपसोर की घटना कब होती है, और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर उपसोर की घटना कब होती है। अपसोर और उपसोर ये दो घटनाएं देती है, तो 3 जनवरी या 4 जुलाई, ये दो ऑप्शन आप फंसोगे नहीं, ये दो ऑप्शन आपको फंसाने का प्रयास करेगा। तो याद रखिए अपसोर की जो घटना है, अब याद रखिए अपसोर की जो घटना है वो 4 जुलाई को होता है, और उपसोर की जो घटना है वो 3 जनवरी को होता है। तो आप थोड़ा याद रखिए, ये क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच नज़दीक और दूरी के घटना को बताता है। तो अपसोर दूर की घटना को बताता है और उपसोर पृथ्वी और सूर्य की नज़दीक की घटना को बताता है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से याद कर ले। तो पूछा जा सकता है कि किस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है, तो आप 4 जुलाई कर सकते हैं, जिसको अपसोर भी कहा जाता है। तो यही आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। तो दोस्तों आज के जो मानव है ना, वो आज के जो मानव है किस प्रजाति, ये पूछा गया ना प्रजाति, तो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना, कि मानव की जो प्रजाति था सब अलग अलग था शुरू में। आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आप लोगों की क्लास में ही दिया गया है कि मानव की प्रजाति का उद्भव कैसे हुआ। तो आधुनिक मानव जो है, आज की जो दुनिया में मानव देख रहे हैं, ये जो है ये होमो सेपियंस का ही देन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारत की उत्तर से दक्षिण की इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। दोस्तों भारत की जो मैप आप देख सकते हैं, या पूरे भारत को ले लो, आप मैप ही देख लो ना, मैप देख के आप आसानी से कर सकते हैं। तो भारत की उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब इधर से इधर, यानी कि ऊपर से लेकर के आप नीचे तक, ये पूछ रहा है। और एक लाइन ऐसे कर सकते हैं, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया उत्तर दक्षिण, यानी इधर हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, है ना। ऊपर तरफ हमेशा उत्तर होता है, नीचे तरफ दक्षिण होता है। और आपका इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया आपका पूरब, है ना, आपका पूरब होता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान दें। तो जो मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा अभी जो क्वेश्चन है हम उस पर आ जाते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण, है ना, इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट होगा। लेकिन आपसे पूछता कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई में आपके पास यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता 2933, है ना, 2933 है। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है बट 33 है ना, आपको 2933 है, ठीक है। ये आपका, और ये किलोमीटर में होगा, अब ये भी ध्यान रखिए थोड़ा, ये किलोमीटर में होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो दोस्तों आप लोग ये
6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे होंगे कि पृथ्वी की जो आयु माना गया है ना, ये आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष माना गया है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जड़ोर की औसत गहराई कितनी है। तो जड़ोर की जो औसत गहराई होगी वो है 1000 से 2000 मीटर तक की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या कह रहा है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, यानी कि सीमा पूछ रहा है ना। जल क्षेत्र कहने का मतलब बॉर्डर लाइन, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है ना, तो इसी तरह समुद्री क्षेत्रों में भी बॉर्डर लाइन होता है, तो उसको बांटने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाता है। यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पूछ रहा है, आप लोग को पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में ये भी पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, तो आप इसे याद रखें। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावरती, आप ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 11 डिग्री चैनल जो है ये आपका राइट आंसर होगा। यही है जल क्षेत्र जो एक दूसरे को क्या करता है, अलग करती है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा वो भागीरथी का संगम स्थल है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले, बाद आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले तो क्या बोलते हैं उसको, कुंभ स्नान जो चल रही थी है ना, तो ये यही जगह पे तो चल रहा था, और यही है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल जो कि देवप्रयाग है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु में तो बारिश होती है, बिल्कुल होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून जो है वो किस क्षेत्र में होता है, तो या भारत के किस राज्य में होता है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो याद रखिए वो तमिलनाडु क्षेत्र में होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसी से वहाँ पे बारिश होती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो नंदा देवी जीव प्रांत जो है यह अभ्यारण्य है, और ये अभ्यारण्य आपका पड़ता है हमारे मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूं, क्वेश्चन को भी रख लेता हूं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होनी चाहिए। दोस्तों ये एक वन विभाग का रिकॉर्डेड होता है कि अभी वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें कम से कम 33% वन आरक्षित क्षेत्र होनी ही चाहिए, मतलब वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन इतना से भी अभी कम है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 33% आपका होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों इतनी है नहीं, इसलिए हमें इस पर पहल करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सुनामी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सुनामी का अर्थ क्या है, सुनामी और भूकंप। दोस्तों मैं बता दूं कि सुनामी और भूकंप जो है ये बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। सुनामी जो है वो समुद्री क्षेत्र पर होता है, और भूकंप जो है वह स्थलीय क्षेत्र पर होता है। तो स्थलीय क्षेत्र पर आया तो उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं, और समुद्री में आया तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो अंत सागरीय भूकंप इसी नाम से इसका अर्थ पुकारा जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है ना ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्या, नहीं पता है तो आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान लें कि आम्र वर्षा होती क्या है।
और किस राज्यों में होती है ज़्यादातर? तो दोस्तों आम्रवर्षा, इसको आम हम लोग जानते हैं, मैंगो का आम बोलते हैं। और आम पकने के लिए ये बारिश जो होती है ना, इसको आम्रवर्षा रखा गया है। इस बारिश के बाद जो आम होती है पेड़ों में ना, पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आम्रवर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और ये अधिकतर केरल और कर्नाटक जो है इसी क्षेत्र में होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, स्वर्ण रेखा तो जमशेदपुर में पड़ता है। तीस्ता नदी का तो मुझे पता नहीं है। कोसी नदी जो है वो बिहार की शोक नदी है। और दामोदर नदी जो है ये हमारा बंगाल जो है, बंगाल, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बंगाल का शोक नदी दामोदर। बिहार की शोक नदी पूछा जाता तो आप कोसी पे चलते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा गया है बंगाल का शोक नदी, तो आप दामोदर पे जाएंगे। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों कैसे लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्च करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।